हेलो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने जो पॉलिटी की जो क्लासेस हुई है उस पॉलिटी की क्लासेस में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उन डेवलपमेंट में हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंपनी को लेके। कंपनी आती है 1600 में, कंपनी बनती है जो 1608 में कंपनी भारत में आ जाती है। भारत में आने के बाद में वो क्या करती है, कंपनी व्यापार तो करती करती है, साथ में क्या करती है, अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी शुरू कर देती है। और उसी के साथ में शुरू हो जाता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कैसे उन्होंने अपने आप में नए नए नियम बनाए और नियमों को भारत के ऊपर कैसे थोपते गए और उन्हें चलाते गए। तो उसी में से कुछ क्या हुआ कि देश अब आज़ादी की तरफ दौड़ने लगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा सप्रेशन हो जाता है, जहाँ पे किसी चीज़ का ज़्यादा दबाव होता है, वो चीज़ उभर के बाहर आती है। चाहे आप किसी चीज़ को ले लें, ज़मीन के अंदर में क्या होता है कि जब भी ज़्यादा दबाव पड़ता है तो क्या होता है, अंगारों के रूप में बाहर निकल के आता है, बड़े बड़े ज्वालामुखी निकल के आते हैं। तो वही चीज़ हुई और हमारे देश को आज़ादी की तरफ नींव बढ़ने लगी। तो उसी में हुआ क्या कि अब जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेके, तो संविधान के कुछ नए तथ्य हम और जान लेते हैं कैसे डेवलपमेंट हुए। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में रेडी होती है और इस योजना के तहत में क्या किया जाता है वो हम जान लेते हैं। उससे पहले कुछ एक दो नई चीजें आप और जानने कि आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल जाए। जब इन्होंने ब्रिटिश ने क्या करा कि डेवलपमेंट अपना शुरू करा, तो इन्होंने क्या करा, देश को डिवाइड कर दिया कुछ ऐसे, समझेंगे इसे। ये सर्कल है, इस सर्कल में आप देखें कि इन्हें जो ब्रिटिश के अंडर में था, यानी ये जो एरिया है, अगर मैं इसे कहूं ब्रिटिश के अंडर में, तो अगर मैं बीयू लिख रहा हूं तो ब्रिटिश के अंडर में ये एरिया था जो प्रॉपरली था, यानी कह सकते हैं कि यहां पे इनका वर्चस्व था, यहां पे यही लोग चल रहे थे, यहां पे इनकी ही रूल चल रहा था, एग्जैक्ट रूल चल रहा था। ठीक है, तो यहां पे आप समझें, कुछ थे प्रोविंशियल स्टेट, ठीक है, यहां तो वो थे ब्रिटिश के अंडर में पूरा था। अगर मैं कहूं तो ब्रिटिश स्टेट पूरे के पूरे यहां थे प्रोविंशियल स्टेट, तो पीएस से आप समझे प्रोविंशियल स्टेट थे। ठीक है, प्रोविंशियल का मतलब क्या है, राजसी लोग थे वहां पे। ठीक है, देसी रियासतें बोल सकते हैं, तो यहां पे क्या थी, देसी रियासतें। ठीक है, यहां पे ब्रिटिश का पूरा राज्य था। ठीक है, तीसरा यहां पे क्या था, यहां पे कुछ कमिश्नरी स्टेट थे, आप समझे कमिश्नरी स्टेट, सीएस। ठीक है, अब ये क्या था कि ज्यादातर एरिया इनके पास में था, उससे थोड़ा सा कम एरिया इनके पास में था, जिसके प्रोविंशियल स्टेट था वो था, उससे कम था कमिश्नरी स्टेट था। अब समझे इसमें क्या था, ये जो एरिया था, यानी कि पूरे देश में हो क्या रहा है, ब्रिटिश लोग राज तो कर रहे हैं, बट उन्होंने क्या करा, कुछ मेन लैंड था जो मुख्य एरिया था वो उनके अंडर में डायरेक्ट था। डायरेक्ट अंडर का मतलब क्या है कि वहां पर डायरेक्ट ये रूल करते थे, जहां पे इनके रूल डायरेक्ट चलते थे, जो भी इन्हें मना डायरेक्ट चलते थे। लेकिन प्रोविंशियल स्टेट में होता क्या था, नुमाइंदे तो इनके ही थे, यानी कि अगर वहां पे राजा है, कोई राजा है, तो राजा बात तो इनकी ही मानेगा, लेकिन पूरी बात नहीं मानेगा, कुछ शर्तों पर मानता था। ठीक है, नेक्स्ट ना, जो कमिश्नरी स्टेट थे, जो कमिश्नरी स्टेट थे, इसमें क्या था, इन्होंने क्या करा, कुछ ऐसे कमिश्नरी स्टेट हैं जिनमें इन्होंने क्या करा, अपने एक मुख्य व्यक्ति को तैनात कर दिया। ठीक है, तो मुख्य व्यक्ति यहां पे तैनात होकर क्या कर रहा था, पूरा का पूरा रन कर रहा था, लेकिन सारे के सारे सिस्टम उसके हाथ में नहीं था। कमिश्नरी स्टेट था तो सही, लेकिन वो पूरा का पूरा ढंग से रन नहीं कर पाता था, लेकिन करता था रन। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें बदलाव आए वो देख लें आप। इस योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, यानी कि अगर मैं कहूं पहली बैठक संविधान सभा को लेके जो होती है वो कब होती है, जुलाई 1946 में पहली बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर कुल 389 पदों का प्रावधान किया गया, यानी 389 सीट्स पर क्या होंगे, चुनाव किए जाएंगे कि ये लोग चुन के आए। ठीक है, तो लेकिन चुनाव होते 389 के लिए नहीं, आगे बढ़ते, जहां 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव नियत किया गया, यानी कि इसमें यह तय किया गया कि 10 लाख पर एक व्यक्ति, यानी 10 लाख अगर मैं कहूं कि दिल्ली है, दिल्ली में 10 लाख की आबादी मान लो, मानने के लिए बोल रहा हूं, 10 लाख की आबादी मानो और मानो कि यहां से कोई एक व्यक्ति चुन के जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं कह दूं उत्तर प्रदेश में अगर आबादी अगर 10 लाख है तो वहां से एक व्यक्ति चुन के जाएगा। आसाम है, आसाम से अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति चुन के जाएगा तो एक व्यक्ति चुन के जाएगा। जहां की आबादी 10 लाख है तो 10 लाख पे क्या होगा, एक व्यक्ति चुन के नियत किया गया, यानी फिक्स किया गया। नेक्स्ट,
389 पदों में से 292 पदों का प्रावधान ब्रिटिश प्रांतों के लिए किया गया। ब्रिटिश प्रांत कौन से? यानी कि ये प्रांत जो ब्रिटिश के अंडर में थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के अंडर में थे, उनमें से क्या किया, 292 पदों का प्रावधान तो सिर्फ इनके लिए किया गया, सिर्फ यही थे ब्रिटिश प्रांतों के लिए, ठीक है। 4 पदों का प्रावधान कमिश्नरी प्रांतों के लिए गया, यानी कमिश्नरी प्रांत क्या है, इनका कोई नुमाइंदा कहां बैठा होगा, यहां पे बैठा होगा, इस जगह पे बैठा होगा, ठीक है। तो इस जगह पे बैठा होगा, तो इनके लिए कितने, 4 का प्रावधान किया गया। अब ध्यान रखें 4 यहां पे, 292 का इनके लिए किया गया, ठीक है, ध्यान रखें। आगे बढ़े, शेष 93 पदों का प्रावधान देसी रियासतों के लिए किया गया, यानी कि शेष कितने, 93 यहां पे है। यहां से कितने लोग चुन के जाएंगे, 93 लोग चुन के जाएंगे। यहां से कितने जाएंगे, 292, और यहां से 4, ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने, 292, और अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल स्टेट से, यानी कि अगर मैं बात करूं देसी रियासतें थी, उनमें से कितने, 93, और कमिश्नरी स्टेट से 4। तो ये इन्होंने यहां पे ये बताया। शेष 93 पदों का प्रावधान देसी रियासतों के लिए किया गया। नेक्स्ट, 389 पदों में से सिर्फ 296 पदों पर चुनाव होता है। अब ये चीज दिमाग में डालने वाली है कि कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है, सिर्फ 296 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। हालांकि है कितनी, टोटल 389 सीटें हैं, 389 पद हैं, 389 पद में से सिर्फ 296 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। और शेष 93 पदों का मनोनीत किया जाता है, कि उनको जितनी भी 93 पद होते हैं उनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, अपने हिसाब से उन्हें दे दिया जाता है। इस प्रकार संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत सभा थी। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक निर्वाचित और मनोनीत सभा है। हम इसे निर्वाचित सभा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 93 पदों का जो प्रावधान था उसको क्या किया, मनोनीत किया गया, उन्हें उनके लिए उनका कोई चुनाव नहीं किया गया। तो इसमें समझ लें, आप यहां पर समझें, हमें पता है कि टोटल सीटें थी 389, ठीक है, ये कुल पद हैं। अब इसमें से अब देखें, हमें जो हम देखें ब्रिटिश स्टेट, यानी ब्रिटिश के अंडर में जो स्टेट थे उसको देखें, तो उसमें कितने हमारे पास में, 292। फिर उसके बाद हम देखते हैं कमिश्नरी स्टेट, इनके पास कितनी है, 4 सीटें थी। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल स्टेट, तो इसके बाद देखें तो हमारे पास, इनके पास 93 थी। तो अब देखें इनमें से जो ये हैं ब्रिटिश स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, दोनों एरिया, यानी दोनों ये मिलके क्या कर रहे हैं, चुनाव करवाते हैं, यानी कि यहीं पे चुनाव होता है, इनके लिए चुनाव नहीं होता है। यानी प्रोविंशियल स्टेट बोलूं तो देसी रियासतों के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। तो अगर मैं कहूं तो यहाँ पे एक ही बन जाएगा हमारा 296, इनके लिए चुनाव किए जाते हैं, और प्रोविंशियल स्टेट के लिए चुनाव नहीं किए जाते, यानी कि जो देसी रियासतें हैं उनके लिए हमें कोई चुनाव करने की जरूरत इन्होंने नहीं समझी। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। इसलिए अब ये क्या है, निर्वाचित और मनोनीत सभा कहलाती है। अब इसे हम निर्वाचित सभा नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां। अक्सर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखें आप, जो प्रश्न है जितने भी वो यहां से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखें। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि आप ध्यान रखें कि भारत की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। और इस बैठक में होता क्या है कि जब ये बैठक हो रही है तो इसमें सबसे पहले ये सुना गया कि भाई एक अध्यक्ष कौन चुना जाए। तो उस समय अध्यक्ष क्या था कि अध्यक्ष के तौर पे सबसे बड़े जो बुजुर्ग थे उस समय वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया, अस्थायी रूप से, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल नहीं थे, वो किसी बीमारी से थे या फिर किसी कार्य से वहां पे नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको नहीं रखा गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय, जो 389 लोगों की जो पद थी, सीट थी, ठीक है, उसमें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 11 दिसंबर 1946, यानी कि ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन बाद ही, ठीक है, दूसरे 2 दिन बाद देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष का मतलब समझें आप, जैसे कि प्रिंसिपल होता है ना, जैसे प्रिंसिपल है वैसे वाइस प्रिंसिपल होता है। जैसे प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या होगा, कौन पद संभालेगा, वाइस प्रिंसिपल संभालेगा। जैसे प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट उनके पद को संभालेगा, ठीक है। ये सारी चीजें समझ रहे होंगे आप। तो वही चीज क्या थी कि एचसी मुखर्जी को क्या किया गया, उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब यहां पे देखिए बी एन रॉय को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। ये बहुत ज्यादा
माइंडेड बंदे थे, नहीं सारे के सारे थे, लेकिन इन लोगों को जो सलाहकार जो चुना गया ये बहुत ज्यादा दिमागी रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव बंदे थे। तो ये चीज आप क्या रखें, ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें हमेशा पेपर में पूछी जाती है, एग्जाम्स में, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी उनमें ये डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं। तो ठीक है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव मैं बोलूं या उद्देश्य प्रस्ताव, या अगर मैं कहूं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको क्या था, इसका मतलब ये समझ लो। इसका मतलब ये था कि हमें कुछ ऐसे की पॉइंट दिए गए या हमें एक ऐसे उद्देश्य बताए गए कि हमारा भारत कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जहां पे कि जैसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक है हमारा देश, ठीक है। तो कुछ ऐसे की पॉइंट दिए गए जिनको आगे हम देखते हैं, और आगे हम जिसे देखते हैं जैसे प्रस्तावना देखते हैं, प्रेम्बल देखते हैं, तो आगे इसने प्रेम्बल का रूप ले लिया, ठीक है, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 जैन 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था या कब पेश किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 22 जन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, और यही हम आज देखते हैं इसे प्रेम्बल के रूप में। नेक्स्ट 29 अगस्त 1947 तो इसमें क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था वो क्या था कि एक मूल ढांचा तैयार करना था कि हमारे देश का संविधान कुछ ऐसे ऐसे होगा, यानी कि जहां से भी हमें स्रोत मिल रहे हैं वो स्रोत उठाते जाएं और एक ढांचा रेड करते जाएं, ड्राफ्ट बनाते जाएं कि हाँ भाई एक भारत का संविधान कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कनाडा से उठाया, अमेरिका से हम जैसे मौलिक अधिकार वगैरह ले लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने शुरू कर दी। तो ये 7 सदस्यों की समिति थी जिन्होंने क्या करा, इस काम को शुरू कर दिया। नेक्स्ट, ये कई बार आ जाता है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे पहले कब बनाई गई थी और कितने लोग थे इसमें, 7 लोग थे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। नेक्स्ट 21 फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, यानी कि इन्होंने जो पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की वो कब करी, 1948 में कर दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और 3 बैठकों का आयोजन किया गया। जो इन्होंने आयोजन किया बैठक है, यानी अब ये सिंपल सी बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट बना तो दिया, अब इन पे क्या होगा कि इन पे चर्चाएं होंगी। तो चर्चाओं के लिए जो दिन चुने गए कुछ ऐसे थे इन्होंने कि हाँ भाई इस पे इस समय काम होगा। तो 4 to 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर टू 1948 टू 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये डेट आप ध्यान रखेंगे। तो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, ये डेट हमेशा याद रहनी चाहिए हमें। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से स्वीकार किया गया। संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू भी किया गया। रिलेटेड आर्टिकल्स आर फ्रॉम सिटीजनशिप। आपको ध्यान देना चाहिए हमेशा 26 नवंबर 1949 ये डेट कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान, यानी कि आज अगर हम चल भी रहे हैं, जो भी चीज़ अगर हम सांस भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे हम संविधान के अंतर्गत आके कर रहे हैं। अगर उससे बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमें पनिशमेंट मिल जाती है या कोई एक्शन हमारे अगेंस्ट ले लिया जाता है, ठीक है। तो आप 26 नवंबर 1949 को याद रखेंगे। इसे क्या किया गया, ध्यान रखें, औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। औपचारिक रूप से आप समझ लें कि क्या हुआ, ऑफिशियली, जाने के अब अगर मैं कहूं कि इसे एक्सेप्ट कर तो लिया गया। अब इसमें कुछ आर्टिकल हैं हमारे, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे के सारे अधिकार हमारे अपने आप में क्या हो गए, एक्टिव हो गए। सिटीजनशिप के जितने राइट्स हैं हमारे वो कितने हो गए, एक्टिव हो गए। तो ये अपने आप में एक्टिव हो गए थे, ठीक है। तो वहां पे ये लागू भी किए गए, यानी कि अगर मैं बात करूं 26 नवंबर 1949 को, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने आप में लागू हो गए। तो ये लागू कर दिए गए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 24 जन 1950। तो इस डेट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जो भारत की जो संविधान सभा थी, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें जो लास्ट बैठक होती है, जो लास्ट सिटिंग होती है, वो कब होती है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन होती है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है और इसे अंतरिम संसद का रूप दे दिया जाने थे। कि अब ये किस रूप में आ गई, ये कन्वर्ट हो गया, आ गई संसद के रूप में, हम देखते हैं। नेक्स्ट 26 जैन 1950, ये हर एक व्यक्ति को याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, घोषित कर दिया गया था क्या, कि पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था, भारत के संविधान को लागू किया गया, ठीक है, ये डेट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि भाई ये लागू तो किया गया, लेकिन इसे जो हमारा 26 नवंबर
1949 को बन के ऑफिशियली रेडी हो गया, बट इसे हमने इतना डिले क्यों करा, क्यों हमने 26 जनवरी की हमने डेट का इंतजार किया कि 26 जनवरी 1950 को ही करेंगे। तो इसे लागू करने के पीछे कारण थे, आप कारण देख लें। 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया ताकि हम 26 जनवरी 1930 को मनाए गए स्वराज को याद रखे सकें। अब इसमें ध्यान रखें कि हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे अगर मैं बात करूं तो उस समय जो कांग्रेस थी, यानी कि पूरे देश को जो सजोए रखा था जिस कांग्रेस ने, उस समय की जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने क्या करा था, उस कांग्रेस ने घोषित कर दिया था कि हम अपने आप में फ्रीडम में हैं, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये कब की बात है, 26 जनवरी 1930 को। इसी को लेके क्या किया गया, इसी चीज को याद रखते हुए कि हाँ भाई उस समय सबसे पहले स्वराज्य की घोषणा हो गई थी, तो उसको याद रखते हुए हमने क्या करा, 26 जनवरी 1950 को हमने ये डेट चुनी और उसी दिन हमने अपने देश को क्या करा, एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया। आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, आगे देखते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र घोषित हो गया। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो कई बार पूछ लिया गया था कि भारत के संविधान को तैयार करने में लिया गया समय कितना था, 2 साल 11 महीने 8 दिन, 2 साल 11 महीने 12 दिन, 2 साल 11 महीने 13 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आप ध्यान रखेंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान को तैयार करने में किया गया कुल खर्च 64 लाख रुपए था। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कब कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ सन 1946 से, ठीक है, पहली जो संविधान सभा हमारी बैठती है उसके बाद में जो भी ये भारत का संविधान रेडी हो जाता है 26 नवंबर 1949 तक, जब तक ये रहता है तब तक इसमें जो खर्च होता है 64 लाख रुपए का खर्च आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। संविधान सभा में 12 महिला सदस्य थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, वो कितनी थी, 12 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 200 रह गई। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई संविधान सभा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ भारत, ठीक है, तो जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के पश्चात में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या रखी, रिक्वेस्ट रखी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान का जब विभाजन कर दिया जाए, भारत का जब विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों को, सिंपल सी बात है, वहाँ के लोग हैं तो वहाँ के लोगों को हम अपने देश का संविधान बनाने में क्यों योगदान करवाएं, तो उस योगदान को हटा दिया गया, उनके योगदान को हटा दिया गया। तो वो जनसंख्या 389 से घटकर कितनी रह गई, 299 रह गई, जो कि सिर्फ कहाँ के थे, ये उस टेरिटरी के बंदे थे जिसमें सिर्फ भारत है, ठीक है, भारत के ही बंदे थे, ये भारत के ही व्यक्ति थे। अब ये पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है, भाई महात्मा गांधी क्या संविधान सभा के सदस्य थे कि नहीं थे, तो वो आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये की पॉइंट्स आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे इन की पॉइंट्स का, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह समझा दी हैं। अगली बार हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, और भी आगे हम देखते जाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो आप क्या करें, आप कंटिन्यू क्या रखें, वीडियो को देखते रहें और समझते रहें हर एक चीज को, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।